तो रिमेटोलॉजी सेक्शन में आज हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस टॉपिक में हम डेफिनेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स, इन्वेस्टिगेशन विथ एक्सरे फाइंडिंग्स एंड मैनेजमेंट, हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत ही ईजिली एक्सप्लेन करूँगी मैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक ऑस्टियोआर्थराइटिस, हम अर्थराइटिस वर्ड का मतलब समझ लेते हैं। तो जो अर्थराइटिस वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बनता है। फर्स्ट है अर्थ, सेकंड है आइटिस। तो अर्थरॉन, दैट इज़ अर्थ, अर्थरॉन उसका मतलब होता है जॉइंट। और जॉइंट क्या होता है? जब दो बोन एक दूसरे से मीट करते हैं तो वो जॉइंट बनाते हैं। और सेकंड वर्ड आइटिस, आइटिस का सफिक्स का मीनिंग होता है इन्फ्लामेशन। तो जब जॉइंट में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसे कहते हैं अर्थराइटिस। तो मेनली अर्थराइटिस 100 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, पर जो मोस्ट कॉमनली और जो इम्पॉर्टेंट है वो 5 टाइप होता है उसका। फर्स्ट ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिमेटॉइड अर्थराइटिस, गाउट डिजीज़, एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस। तो इसमें से हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। सो ऑस्टियोआर्थराइटिस वर्ड 3 वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट ऑस्टियो, सेकेंड अर्थ एंड थर्ड आइटिस। तो ऑस्टियो वर्ड का मीनिंग होता है बोन, अर्थरॉन का मीनिंग होता है जॉइंट एंड आइटिस सफिक्स यूज़ होता है इन्फ्लामेशन के लिए। तब जब बोन के जॉइंट में इन्फ्लामेशन हो जाए तो उस कंडीशन को कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले हम जॉइंट का कुछ एनाटॉमी और फिजियोलॉजी समझ लेते हैं। सो इधर है हेल्दी जॉइंट, तो पहले हेल्दी जॉइंट को देख लेते हैं। ये हो गई बोन, ये उधर हो गया इसका बोन मैरो। तो जो दो बोन मीट हो रही है वो कैविटी हो गई जॉइंट। जॉइंट में ये हो गई मसल, मसल में ये जो ब्लू कलर दिख रहा है वो हो गई कार्टिलेज। बॉडी में मेनली 3 टाइप्स के कार्टिलेज पाए जाते हैं। फर्स्ट हाइलाइन कार्टिलेज, सेकंड इलास्टिक कार्टिलेज, थर्ड फाइब्रस कार्टिलेज। तो जो बोन में सॉफ्ट टिश्यूज़ में और कनेक्टिव टिश्यूज़ में जो कार्टिलेज पाया जाता है उसे कहते हैं हाइलाइन कार्टिलेज। लेकिन जो ये बोन में कार्टिलेज पाया जा रहा है वो हाइलाइन कार्टिलेज ही है, लेकिन उसका नाम है आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर उसका नाम उसके लोकेशन के बेसिस पे दिया गया है। लोकेशन पे क्यों? क्योंकि वो दो बोन से आर्टिकुलेट हो रही है, मिल रही है, जॉइंट हो रही है, तो उसका नाम आर्टिकुलर कार्टिलेज दिया गया है। मेनली तो वो हाइलाइन कार्टिलेज ही है। कार्टिलेज के बाद साइनोवियल मेम्ब्रेन, जो ये एरिया होता है वो फिल्ड होता है साइनोवियल फ्लूइड से। साइनोवियल फ्लूइड के जो कवरिंग होती है उसे ही कहते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल मेम्ब्रेन के बाद है बर्सा, जॉइंट की कैप्सूल, टेंडन एंड बोन। ये हो गई हेल्दी जॉइंट। तो अब हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की जॉइंट को देखते हैं उसमें क्या होता है। उससे पहले हम आर्टिकुलर कार्टिलेज का फंक्शन समझ लेते हैं। जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है ये दो बोन के बीच में होती है, तो वो फ्रिक्शन को अवॉइड करती है कि ये दोनों बोन एक दूसरे से रब ना हो और एक दूसरे से घिसे ना। रबिंग को अवॉइड करती है, फ्रिक्शन को अवॉइड करती है। कौन? आर्टिकुलर कार्टिलेज। मेनली यहाँ आर्टिकुलर कार्टिलेज के ही बारे में बात किया जाएगा। तो आर्टिकुलर कार्टिलेज का फंक्शन ही यही होता है कि वो दो बोन में एक दूसरे में फ्रिक्शन ना लाए, फ्रिक्शन को अवॉइड करे, रबिंग ना हो, एक दूसरे से दोनों बोन घिसे ना। तो आर्टिकुलर कार्टिलेज में जब डैमेज होने लगता है, डिजनरेशन होने लगती है, जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है ये इसमें वियर एंड टीयर होने लगता है, टीयरिंग होने लगती है। आर्टिकुलर कार्टिलेज जब टूटने लगती है एजिंग के साथ, टाइमली ये डिजनरेट होती है। जैसे जैसे पर्सन की एज होती जाती है, उम्र होती जाती है, वैसे ही आर्टिकुलर कार्टिलेज डैमेज होने लगती है। तो जब ये इसका फंक्शन ही है कि ये फ्रिक्शन को अवॉइड करे, जब ये डैमेज हो जाएगी तो उसका वो फंक्शन नहीं कर पाएगी, फ्रिक्शन होने लग जाएगी बॉडी में, वो फ्रिक्शन को अवॉइड नहीं कर पाएगी। तब क्या होता है, जब ये आर्टिकुलर कार्टिलेज डैमेज हो जाती है तो ये दो बोन एक दूसरे से घिसने लगते हैं, इधर फ्रिक्शन आ जाती है और रबिंग हो जाती है, और उसकी वजह से पेशेंट में पेन होता है। उसी कंडीशन को कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो अब ऑस्टियोआर्थराइटिक वाले जॉइंट को देख लेते हैं। यहाँ कार्टिलेज में थिनिंग हो गई है, कार्टिलेज थिन हो गया है, टीयरिंग हो गई है, डैमेज होने लगा है, या फिर कह सकते हैं डिजनरेशन हो गया है एजिंग के साथ साथ। तो उसकी वजह से क्या होएगा, यहाँ फ्रिक्शन होएगा और ये दो बोन एक दूसरे से दोनों में रबिंग प्रेजेंट हो जाएगी और उसकी वजह से पर्सन को पेन होएगा। तो अब डेफिनेशन समझते हैं। अ कंडीशन of synovial joint characterized by the focal loss of the articular hyaline cartilage with proliferation of new bone and remodeling of the joint contour।
हाईलैंड कार्टिलेज, जो आर्टिकुलर हाईलैंड कार्टिलेज है, उसमें डीजनरेशन होने लगता है, फोकल लॉसिंग होने लगती है, साथ ही साथ न्यू बोन का भी फॉर्मेशन होने लगता है। यहाँ और एक्स्ट्रा न्यू बोन भी बनने लगती है, दैट इज़ ऑस्टियोफाइटोसिस। ऑस्टियोफाइट सेल्स आने लगती है, रीमॉडलिंग हो जाती है बोन की कंटूर की। उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस, दैट इज़ OA। तो अब ये डायग्राम के थ्रू देखते हैं। यहाँ न्यू बोन का ये जो ऐसे एक्स्ट्रा ओवर ग्रोथ दिख रही है, वो है न्यू बोन का फॉर्मेशन। ओस्टियोफाइट यहाँ ज़्यादा बनने लगती है, उसे क्या कहते हैं, ओस्टियोफाइटोसिस। तो ये हो गया। और ये जो डीग्रैनुलेशन किसका है, आर्टिकुलर हाईलाइन कार्टिलेज का। ये हो गया नॉर्मल साइनोवियल जॉइंट, जहाँ साइनोवियल फ्लूइड और आर्टिकुलर कार्टिलेज हेल्दी हैं। और यहाँ ऑस्टियोआर्थराइटिस में न्यू बोन का फॉर्मेशन भी हो रहा है, ऑस्टियोफाइट बन रहे हैं, ऑस्टियोफाइटोसिस भी हो रहा है, और साथ ही साथ जो आर्टिकुलर हाईलाइन कार्टिलेज है उसमें डीग्रैनुलेशन भी हो रहा है। इट इज़ अ डीजनरेटिव जॉइंट डिजीज, क्रॉनिक एंड नॉन इन्फ्लामेटरी कंडीशन, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द आर्थराइटिस। तो ये क्रॉनिक डिजीज़ है, नॉन इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है मेनली ये, और इसमें डीजनरेटिव चेंजेस होने लगते हैं मेनली आर्टिकुलर हाईलाइन कार्टिलेज में, और मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द आर्थराइटिस है। मैंने बताई थी कि आर्थराइटिस के बहुत सारे डिफरेंट 100 टाइप्स होते हैं, लेकिन उसमें से ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमन है। तो अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस मेनली कहाँ कहाँ होता है। नेक जॉइंट में भी होता है, हिप जॉइंट में भी होता है, फैलेंजेस मीन्स जो फिंगर्स में जो फैलेंजियल जॉइंट होती है उनमें भी होता है, एंड ये नी जॉइंट में भी होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, स्टर्नोक्लेविकुलर शोल्डर जॉइंट में है, हिप जॉइंट में है, नी जॉइंट में है, और ग्रेट टो में है। रिस्क फैक्टर क्या है, एज। जैसे जैसे एज होती है पर्सन की, वैसे वो हाईलाइन कार्टिलेज डिजनरेट होता जाता है। तो ओल्डर एज, सेक्स में मेनली इसमें फीमेल्स ज़्यादा प्रोन होती है हिप जॉइंट में, और मेल से ज़्यादा फीमेल होती है। ओबेसिटी में क्या होता है, जब पर्सन ओबेस होता है तो उसका पूरा वेट जॉइंट पर जाता है, और जॉइंट में स्ट्रेसिंग की कंडीशन होती है, तो ओबेस के जैसे वेट कहाँ जाएगा, जॉइंट पे। अगर जॉइंट में कोई प्रीवियस इंजरी हो तो और चांसेस होता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन डेवलप हो। रिपीटेड स्ट्रेस ऑन द जॉइंट लाइक ऑक्यूपेशन, जो फार्मर्स होते हैं उनका ऑक्यूपेशन ही होता है, वो झुककर काम करते हैं, इस वजह से हिप जॉइंट पर प्रेशर पड़ता है और ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन डेवलप होती है। फुटबॉलर जो बॉल को किक करते हैं बार बार पैर से, और उनमें नी जॉइंट का ऑस्टियोआर्थराइटिस कंडीशन डेवलप हो सकती है। जेनेटिक्स, रेस, कॉकेशियंस जो अफ्रीकन्स होते हैं, जो ब्लैक पर्सन होते हैं, उनमें ज़्यादा चांसेस होता है, ऐसा देखा गया है कि उनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस ज़्यादा देखने मिलता है। बोन डिफॉर्मिटी, बो लेग एंड नॉक नीड लेग, ये नॉर्मल बोन का फॉर्मेशन है, लेकिन यहाँ जो डिफॉर्मिटी है इसमें ये बो लेग में ऐसे पर्सन के पैर रहते हैं और नॉक नी में ऐसे बाहर साइड रहते हैं। तो जो ये बोन की डिफॉर्मिटी है बो लेग और नॉक नीज लेग, इसमें भी देखा जाता है कि इस वाले पर्सन में अगर बो लेग का कोई पर्सन है या फिर नॉक नी का कोई पर्सन है तो उनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है, वो ज़्यादा रिस्की रहता है। फिर कोई मेटाबॉलिक डिजीज़ लाइक डायबिटीज़ में भी ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी को समझने से पहले हम नॉर्मली आर्टिकुलर कार्टिलेज बनती किससे है वो समझ लेते हैं। तो आर्टिकुलर कार्टिलेज कॉन्ड्रोसाइट सेल से बनती है। कॉन्ड्रोसाइट सेल में मेनली टाइप 2 कोलेजन सेल और प्रोटियोग्लाइकन से बनती है, और इसमें भी बहुत सारे मेशवर्क ऑफ ब्रांचेस से मिलकर आर्टिकुलर कार्टिलेज बनते हैं। जैसे ट्रीज़ की बहुत सारी ब्रांचेस होती है, फिर वो जाकर एक पूरा होल ट्री बनता है, ऐसे ही कॉन्ड्रोसाइट्स की बहुत सारी ब्रांचेस होती है और वो पूरा मेशवर्क ऑफ ब्रांचेस मिलकर आर्टिकुलर कार्टिलेज को बनाता है। तो कॉन्ड्रोसाइट की भी 2 ब्रांचेस है, टाइप 2 कोलेजन एंड प्रोटियोग्लाइकन। प्रोटियोग्लाइकन फर्दर किससे बनता है, एग्रीकेन से बनता है। एग्रीकेन भी फर्दर किससे फॉर्म होता है, गैग से, दैट इज़ ग्लाइकोज अमाइन ग्लाइकन से बनता है। ग्लाइकोज अमाइन ग्लाइकन्स जो है वो मेनली 3 चीज़ से फॉर्म होता है, केराटिन सल्फेट, कॉन्ड्रियोडोन सल्फेट एंड द हाइलुरोनिन। ये 3 चीज़ से मिलकर बनता है गैग, और ये सब मिलकर मेशवर्क ऑफ ब्रांचेस क्या बनाते हैं, आर्टिकुलर कार्टिलेज। और ये आर्टिकुलर कार्टिलेज और मतलब प्रोवाइड करता है बोन को, स्ट्रेंथनिंग देता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो ये क्या करता है, कार्टिलेज स्ट्रेंथ देता है बोन को और फ्रिक्शन को अवॉइड करता है, रबिंग को अवॉइड करता है। ये हमने पहले नॉर्मल देख लिया कि आर्टिकुलर कार्टिलेज बनता किससे। अब इसमें पैथोफिजियोलॉजी में देखेंगे 3 चीज़ से।
3 चेंजेस होती है, कार्टिलेज में भी चेंजेस होती है, बोन में भी चेंजेस होती है और अदर एक्स्ट्रा क्या क्या बोन के अंदर चेंजेस होती है, उस 3 चीज़ से हम पूरा पैथोफिजियोलॉजी को समझेंगे। तो फर्स्ट है कार्टिलेज चेंजेस, मीन्स कार्टिलेज जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो कार्टिलेज के मेनली मैंने बताया कि कॉन्ड्रोसाइट सेल से बनी होती है। कॉन्ड्रोसाइट सेल 2 एंजाइम से बनता है, एक होता है कंस्ट्रक्टिव एंजाइम एंड होता है डिस्ट्रक्टिव एंजाइम। तो मेनली हमने देखा कि आर्टिकुलर कार्टिलेज में डिस्ट्रक्शन डीजनरेशन हो रहा था, आर्टिकुलर कार्टिलेज डैमेज हो रही थी, तो इधर डिस्ट्रक्टिव एंजाइम बहुत ज़्यादा बनने लगेगी। तो जो कॉन्ड्रोसाइट है मेनली 2 एंजाइम से फॉर्म होती है, तो उसमें जो डिस्ट्रक्टिव एंजाइम होता है वो बहुत ज़्यादा बनने लगेगी और डिस्ट्रक्टिव एंजाइम में मेनली प्रोटीएज ज़्यादा बनने लगेगा। और जब डिस्ट्रक्टिव एंजाइम में प्रोटीएज बहुत ज़्यादा बनेगा तो क्या होएगा, डिस्ट्रॉय कौन होगी, कॉन्ड्रोसाइट सेल डिस्ट्रॉय होगी, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव एंजाइम ज़्यादा हो गया तो कॉन्ड्रोसाइट डिस्ट्रॉय होगी। और जब वो कॉन्ड्रोसाइट जो है वो डिस्ट्रॉय होके अपना जो बारीक बारीक सब निकालेगी छोटा छोटा सेल्स, उसे कहते हैं फिब्रिलेशन। तो जो क्रैकिंग होएगी कॉन्ड्रोसाइट में और कॉन्ड्रोसाइट के जो पार्टिकल्स निकलेंगे क्रैकिंग की वजह से, उसको कहते हैं फिब्रिलेशन। उसे और उसकी रिलीज़ में क्या निकलता है, जो पाउडर जो निकलता है उसे कहते हैं जॉइंट माइस। जो कार्टिलेज है, जो कॉन्ड्रोसाइट सेल है, जो कॉन्ड्रोसाइट सेल है डिस्ट्रक्टिव एंजाइम के ज़्यादा होने की वजह से ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और इनमें क्रैक आ जाएगा और उस क्रैक को क्या कहते हैं, फिब्रिलेशन। और इन क्रैक की वजह से जो इनके पार्टिकल्स छोटे छोटे निकलेंगे उसे कहते हैं जॉइंट माइस। और दूसरी चीज़ क्या होएगी, जो कॉन्ड्रोसाइट में मैंने बताई थी एग्रीकेन और टाइप 1 सेल से कोलाजन, टाइप 1 कोलाजन से कॉन्ड्रोसाइट बना है। तो जो एग्रीकेन है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, वो कम हो जाएगा और टाइप 1 कोलाजन की जगह टाइप 2 कोलाजन का अपीयरेंस होने लगेगा और उसकी वजह से कार्टिलेज में स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, लेस हो जाएगी स्ट्रेंथ और उसकी वजह से कार्टिलेज में फ्रिक्शन होगा। तो हमने यहाँ डिस्ट्रक्टिव एंजाइम की वजह से 2 चीज़ बात कर ली है कि एक तो जो कॉन्ड्रोसाइट टाइप 1 कोलाजन से बना है और एग्रीकेन से बना है, तो दोनों में क्या चेंजेस होंगे कि एग्रीकेन कम हो जाएगा और टाइप 1 कोलाजन की जगह टाइप 2 कोलाजन आ जाएगा और उसकी वजह से जॉइंट की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और जॉइंट में फ्रिक्शन होगा। ये हो गई फर्स्ट। दूसरा क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव एंजाइम दैट इज प्रोटीएज की वजह से कि आर्टिकुलर कार्टिलेज में क्रैक्स आने लगेंगे, उसे कहते हैं फिब्रिलेशन और उस क्रैक की वजह से जो पार्टिकल्स निकलेंगे उसे कहेंगे जॉइंट माइस। तो ये हमने पहला देख लिया कि ये 2 चीज़ कार्टिलेज में ये 2 चेंजेस होंगे। नेक्स्ट देखते हैं बोन में क्या चेंजेस होंगे। बोन में रिमॉडलिंग होएगी, कंटूरिंग बोन की चेंज हो जाएगी, ऑसिफिकेशन होने लगेगा, मीन्स जो ऑस्टियोफाइट सेल्स हैं और वो ज़्यादा बनने लगेंगे और ज़्यादा बोन का फॉर्मेशन होगा, ऑस्टियोफाइटोसिस होगा। स्क्लेरोसिस मीन्स बोन में हार्डनिंग होने लगेगी और सिस्ट भी बोन में बन जाएगा, फ्लूइड फिल्ड कैविटीज़ बोन के अंदर बन जाएगी। अदर चेंजेस में कैप्सूल, जो बोन की कैप्सूल होती है वो थिक हो जाएगी, उसकी वजह से थिकिंग की वजह से स्टिफ हो जाएगी जॉइंट। फिर ओस्टियोकॉन्ड्रल बॉडीज़ बनेगी एंड साइनोवियल हाइपरप्लेजिया बनेगा। अब इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं ये 3 चेंजेस को। ये ऊपर वाला एक हेल्दी जॉइंट हो गया है बोन मैरो, ये बोन हो गई दोनों। इधर हो गई साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर होती है साइनोवियल फ्लूइड जो मतलब लुब्रिकेशन का काम करता है, फ्रिक्शन को अवॉइड करता है, साइनोवियल फ्लूइड। और ये हो गई ये वाला आर्टिकुलर कार्टिलेज। अब ऑस्टियोआर्थराइटिक वाले डायग्राम में देख लेते हैं। यहाँ हो गई रीमॉडलिंग ऑफ द कंटूर की, यहाँ छोटे छोटे ऑस्टियोफाइटोसिस होने लगी, ऑस्टियोफाइट सेल्स बनने लगे, तो ये हो गया। फिर यहाँ मार्जिनल में सिस्ट फ्लूइड फिल्ड कैविटीज़ बनने लगी बोन के अंदर। फिब्रिलेशन मीन्स क्रैकिंग आने लगी, इधर आर्टिकुलर कार्टिलेज में फिब्रिलेशन होने लगा हाइलाइन कार्टिलेज में। और ये हो गई सबकॉन्ड्रल स्क्लेरोसिस, बोन में हार्डनिंग होने लगी। अदर चेंजेस में ये जो कैप्सूल है वो थिक हो गया, जो थिन मतलब अच्छा कैप्सूल होना चाहिए वो थिक हो गया, जिसकी वजह से जॉइंट में स्टिफनेस आ गई। ऑस्टियोकॉन्ड्रल बॉडीज़, ये सब बॉडीज़ बनने लगी अदर चेंजेस में, और साइनोवियल में हाइपरप्लेजिया हो गया। अब ये डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। इस साइड का हो गया हेल्दी और इस साइड का हो गया ऑस्टियोआर्थराइटिक जॉइंट। ये हो गया बोन, ये हो गया कार्टिलेज, साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल मेम्ब्रेन। इसमें कैप्सूल थिक हो गया है, इन्फ्लेम्ड हो गई है मेम्ब्रेन, कार्टिलेज में डीग्रैनुलेशन होने लगा है और ऑस्टियोफाइट के बॉडीज़ बनने लगे हैं, ऑस्टियोफाइटोसिस होने लगा है, ये इधर जो एक्स्ट्रा बोन्स बनने लगे हैं। नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर्स में साइन एंड सिम्टम्स दोनों देखेंगे। वेट बेयरिंग जॉइंट, हिप जॉइंट एंड स्पाइन जॉइंट इन मेल एंड नी जॉइंट एंड हैंड जॉइंट इन द फीमेल।
फीमेल में ये जॉइंट इन्वॉल्व होता है एंड मेल में ये जॉइंट इन्वॉल्व होता है। अफेक्ट करेगा मेनली लार्जर जॉइंट को। एसिमेट्रिकल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट रहेगा, मोनो जॉइंट अर्थराइटिस एंड ओलिगो जॉइंट अर्थराइटिस। ओलिगो अर्थराइटिस मीन्स एक जॉइंट को जब इन्वॉल्व करेगा तो मोनो अर्थराइटिस भी देखने मिलेगा, और अगर 2 से ज़्यादा जॉइंट को इन्वॉल्व करेगा तो ओलिगो अर्थराइटिस भी देखने मिलेगा। इंसाइडियस ऑनसेट ग्रेजुअली डेवलप होगा ऑस्टियोआर्थराइटिस कंडीशन, धीरे धीरे डेवलप होगी। मॉर्निंग में स्टिफनेस रहेगी लेस देन 15 मिनट। जब पेशेंट सोकर उठेगा तो बहुत ज़्यादा जॉइंट स्टिफ रहेगा, टाइट रहेगा, मूवमेंट बहुत ज़्यादा कम रहेगी। 15 मिनट्स के लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। पेन में मूवमेंट जब करेगा पर्सन, जब चलेगा या फिर कोई भी मूवमेंट करेगा तो वो कंडीशन वर्स हो जाएगी, ज़्यादा उनको प्रॉब्लम होगी। और जब पेशेंट आराम करेगा रिलीफ में, रेस्ट में, उनको प्रॉब्लम नहीं रहेगी। साइन में क्या रहेगी? रेस्ट्रिक्टिव मूवमेंट, बहुत ज़्यादा मूवमेंट कम हो जाएगी। और इसे क्लिनिकल फीचर्स में देखते हैं। जनरलाइज्ड नोडुलर ऑस्टियोआर्थराइटिस, फॉर्मेशन ऑफ द मोर देन वन नोड इन इंटरफेरेंजियल जॉइंट प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। मीन्स जो इंटरफेरेंजियल जॉइंट, जो फिंगर्स के बीच में जॉइंट होती है, मेनली पीआईपी एंड डीआईपी, उस जॉइंट में बहुत ज़्यादा मतलब नोड्स का फॉर्मेशन होने लगेगा। उसे क्या बोल रहे हैं? नोडुलर ऑस्टियोआर्थराइटिस, नोडुलर ओए। तो इंटरफेरेंजियल जॉइंट में कौन सी होती है? पीआईपी प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट एंड डीआईपी डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट। तो उसमें नोड्स बनने लग जाएंगे। फैमिलियल प्रीडिस्पोजिशन मोस्टली इन द फीमेल एंड 20 to 40 ईयर्स ऑफ द एज। फीचर्स में क्या रहेगा? पेनफुल रहेगा, स्टिफ रहेगा, स्वेलिंग रहेगी। जो नोडल्स बने रहेंगे इंटरफेरेंजेस में वो स्टिफ रहेंगे, पेनफुल रहेंगे, उसमें स्वेलिंग रहेगी। ऑन पोस्टेरोलैटरल सरफेस देयर आर द 2 नोड्स ऑन द पाल्पेट। जब हम पाल्पेट करेंगे तो हमें 2 नोड्स मिलेंगे। फर्स्ट है हेबर्डन नोड्स एंड सेकेंड है बॉचर्ड नोड्स। तो जो हेबर्डन नोड्स है वो मेनली पीआईपी में, डीआईपी में देखने मिलेगा, और जो बॉचर्ड नोड्स है वो मेनली पीआईपी में देखने मिलेगा। ये हेबर्डन नोड्स है जो हमें डीआईपी में देखने मिल रहे हैं, डिस्टल इंटरफेरेंजियल। डिस्टल मतलब जो बॉडी से दूर में है, डिस्टल में। और जो हमें बॉचर्ड्स नोड्स है वो हमें पीआईपी में, मीन्स जो प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है वहाँ हमें ये नोड्स देखने मिलेंगे। ये हो गया नोडुलर ओए। स्पाइनल ओए में क्या होता है? सर्वाइकल और लंबार को इन्वॉल्व करेगा। सर्वाइकल में क्या होगा? सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो सकती है, और उधर नेक में पेन रहेगा, आर्म तक रेडिएट होएगा, मूवमेंट से बढ़ जाएगा और अम्लोरेट रेस्ट से होएगा। ऐसे ही लंबार में बैक में पेन होएगा, बटुक्स तक वो रेडिएट होएगा। एग्रावेट कससे होगा? मूवमेंट जब पर्सन मूव करेगा तो पेन लंबार रीजन का एग्रावेट हो जाएगा और उनको रेस्ट से आराम मिलेगा। नी वाले ऑस्टियोआर्थराइटिस में देख लेते हैं, मूवमेंट में होता है, बायलैटरली भी हो सकता है और सिमेट्रिकल हो सकता है। मैन में यूनिलैटरल और बायलैटरल होगा। जर्की रहेगा, टेंडरनेस रहेगी, पेन रहेगा पेशेंट को, वीकनिंग ऑफ मसल रहेगी। टारगेट द पैटेलोफेमोरल कॉम्प्लेक्स। एसिमेट्रिकल गेट मीन्स पर्सन का जो मतलब मैनर ऑफ वॉकिंग होता है, जो गेट होता है वो एसिमेट्रिकल रहेगा, जर्की रहेगा। वीकनेस ऑफ द क्वाड्रिसेप मसल, रेस्ट्रिक्टिव मूवमेंट रहेगी, फ्लेक्जन और एक्सटेंशन ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाएगा पर्सन, वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी। और हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या रहेगा? सुपेरियर एस्पेक्ट इन्वॉल्व रहेगा, बटॉक्स में वो पेन रेडिएट होएगा, एंटीरियर ग्रोइंग में भी रेडिएट होएगा। जो मैनर ऑफ वॉकिंग होता है पर्सन का उसमें गेट में प्रॉब्लम होएगा, फ्लेक्जन एक्सटेंशन जो रोटेशन होता है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, टेंडरनेस प्रेजेंट रहेगा, हिप में पेन रहेगा। ये 2 नोड याद रखना इंपॉर्टेंट है, हेबर्डन नोड्स एंड द बॉचर्ड नोड। हेबर्डन मेनली डीआईपी में देखा जाता है एंड बॉचर्ड नोड मेनली पीआईपी में देखा जाता है। फिर इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करवाएंगे? एक्सरे कराएंगे, पीए व्यू ऑफ पेल्विस हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए, स्टैंडिंग एंटेरो पोस्टीरियर रेडियोग्राफ कराएंगे टिबो फेमोरल ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए, फेमोरल फ्लेक्स्ड स्काईलाइन व्यू हम कराएंगे पैटेलोफेमोरल नैरो के लिए। जो ये होता है फ्लेक्स्ड स्काईलाइन व्यू, यहाँ पेशेंट ऐसे पैर को फ्लेक्स करता है और यहाँ एक्सरे की फिल्म होती है। नेक्स्ट है एफबीसी, ईएसआर एंड दी सीआरपी कराएंगे। वो मूनली तो उसमें हमें कुछ देखने मिलता नहीं है, नॉर्मल रहेगा। साइनोवियल फ्लूइड एस्पिरेशन, जो साइनोवियल फ्लूइड होता है बोन में, जो साइनोवियल फ्लूइड होता है यहाँ से फ्लूइड को एस्पायर करेंगे, एस्पिरेट करेंगे और उसको देखेंगे। तो उस फ्लूइड में हमें विस्कस रहेगा विथ लो टर्बिडिटी। कैल्शियम फॉस्फेट डिपोजिशन मिलेगा हमें, CPD और बेसिक कैल्शियम फॉस्फेट मिलेगा, क्योंकि कैल्सिफिकेशन हो रहा है तो हमें साइनोवियल फ्लूइड में ये सब देखने मिलेगा। रेडियो आइसोटोप में बोन की रिमॉडलिंग देखने मिलेगी क्योंकि ओस्टियोफाइटोसिस हो रहा है। फिर एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी नेगेटिव मिलेगी, रिमेटिक फैक्टर नेगेटिव मिलेगा, रिमेटिक फैक्टर रिमेटॉइड अर्थराइटिस में पॉजिटिव मिलेगा। ACCP
भी नेगेटिव मिलेगा। एक्सरे फाइंडिंग में क्या मिलेगा, लॉस, इसकी निमोनिक है, लॉस से याद रखना है। एल से लॉस ऑफ द जॉइंट स्पेस, जो जॉइंट के बीच में जो स्पेस होता है, अभी हम एक्सरे से भी देखेंगे, वो लॉस हो जाता है। ओ से ऑस्टियोफाइट्स मिलेंगे हमें, जो छोटे रिमॉडलिंग ऑफ द ऑस्टियोफाइट, जो ऑस्टियोफाइटोसिस हो रहा है वो सेल्स मिलेंगे। सब कॉन्ड्रल बोन मिलेंगे एंड द सिस्ट मिलेगा। सो ये एक्सरे हो गई नी जॉइंट का। तो ये हो गया ऊपर वाला फीमर बोन, ये हो गया फिब्यूला, ये हो गया तिबिया। सो जो फिब्यूला होती है वो लेटरल साइड होती है, एक सेकंड मार्कर चेंज कर लेती। सो जो फिब्यूला होती है वो लेटरल साइड होती है और जो तिबिया होती है वो मीडियल साइड होती है। तो हमें जो मीडियल साइड है वहाँ की स्पेस को देखना है। तो मीडियल साइड की जो स्पेस रहेगी वो कम हो जाएगी, तो हमें फीमर और तिबिया के बीच में स्पेस रिड्यूस मिलेगा। ये फर्स्ट फाइंडिंग हो गई एक्सरे में। सेकेंड, हमें ओस्टियोसाइट का फॉर्मेशन देखने मिलेगा। जैसे यहाँ जो बोन्स छोटे छोटे देखने मिल रहे हैं वो ओस्टियोफाइट बोन है, तो उधर ओस्टियोफाइटोसिस हो रहा था तो ओस्टियोफाइट का बोन का फॉर्मेशन देखने मिलेगा। नेक्स्ट हमें जो पैटेला होता है, पटेला, वो हमें मिडिल साइड शिफ्ट, मतलब मिडिल साइड भी शिफ्ट होता है और लेटरल साइड भी शिफ्ट होता है जो पटेला होता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली लेटरल साइड शिफ्ट होता है। तो हमें यहाँ पटेला की शिफ्टिंग मिलेगी। ये 3 होती है एक्सरे फाइंडिंग में ओस्टियोआर्थराइटिस की। मेनली जो हमें ये स्पेस है ये रिड्यूस मिलेगा, ओस्टियोफाइट का फॉर्मेशन मिलेगा, और जो पटेला है वो शिफ्ट होकर लेटरल साइड चले जाएगी। यहाँ क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस कम हो गया इसलिए पटेला शिफ्ट होकर लेटरल साइड चले जाएगी। ये हो गई एक्सरे फाइंडिंग्स ऑफ द ओस्टियोआर्थराइटिस। अब देखते हैं ट्रीटमेंट में फुल एक्सप्लेनेशन करना है कंडीशन को, पेशेंट को पूरा अच्छे से अवेयर करना है, एक्सरसाइज कराना है स्ट्रेंथ के लिए, एरोबिक एक्सरसाइज देना है पेशेंट को, कुछ फिजियोथेरापी भी कराना है एक्सरसाइज के लिए, रिडक्शन ऑफ द एडवर्स मैकेनिकल फैक्टर वेट लॉस। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा ओबेज है और उसकी वजह से उनके वेट की वजह से प्रेशर पड़ रहा है नी जॉइंट पे, तो हमें सबसे पहले उनको पूरा डिटेल में समझाना है, एक्सप्लेन करना है और पेशेंट को समझाना है कि आप अपना वेट लॉस सबसे पहले रिड्यूस करो। ड्रग में क्या देना है, पैरासीटामोल, टॉपिकल एनजेड्स, दैट इज़ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देना है, ओपिएट्स एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड देना है। अगर सर्जरी की नीड रहेगी तो हम ओस्टियोटॉमी करेंगे एंड जॉइंट का रिप्लेसमेंट करेंगे।